हेलो, वेलकम टू नमा गणित यूट्यूब चैनल। आज जो हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप ध्यान से इस लेक्चर को दीजिए, बहुत ही मजा आएगा। यूजुअली हम जब कवर करते हैं सिलेबस तो देखते हैं बहुत सारे चैप्टर्स, चाहे वो बच्चों मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो, चाहे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, चाहे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, उसमें भर भर के एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बेसिक नंबर थ्योरी का यूज होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेते हैं जो लास्ट 30 इयर्स में जेईई मेंस, एडवांस, आईएसआई, सीएमआई में नंबर थ्योरी के आसपास क्वेश्चन और सवाल पूछे गए हैं। कुछ हम जेईई एडवांस की भी प्रॉब्लम लेंगे जिसका सॉल्यूशन एक नए ही अंदाज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का रिग्रेस सॉल्यूशन देंगे बिना तुक्का मारे हुए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। और हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शंस में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी रिलीज करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले पहला सवाल से शुरुआत करते हैं और इसमें आपको नंबर थ्योरी के प्रीरिक्विजिट ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है एन, वो बेसिकली 1 2 3 4 और अनगिनत है। ठीक है, अब ऐसा अनगिनत क्यों होंगे? क्योंकि अगर मान लो कोई नंबर x जो है वो अगर इस नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली हम x+1 को जोड़ के भी इस सेट से बिलोंग करवा सकते हैं। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ जो कभी भी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल नंबर का सेट जो है वो फाइनाइट हो ही नहीं सकता है। क्यों? अगर फाइनाइट है तो एक और ऐड कर देंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये मेरा प्रोसेस गाड़ी जो है वो कभी रुकेगा ही नहीं, राइट। ऐसे ही हम सेट ऑफ होल नंबर जो है वो बता सकते हैं। इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमारे पास फिर सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि -2 -1 0 1 2 ऐसे। और आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है सेट ऑफ इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो चलो अब बिना कोई डिले किए सबसे पहले हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। तो पहला सवाल है वो बता रहा है S is the set of all x belonging to integer z such that x cube minus 3x plus 2 divided by 2x plus 1 जो है वो भी इंटीजर की दुनिया से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, मतलब जब जब ऐसा कौन x है जो इंटीजर वर्ल्ड से बिलोंग करता है सच दैट ये पूरा बंदा भी इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब जब ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तब तब x भी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। वो गारंटीड नहीं है। जैसे अगर हमको दिया गया है, अगर सपोज मैं उल्टा सोचूं, अगर मान लो कुछ x को इंटीजर लो तो सपोज x को मैं 1 ले लूँ। थोड़ा गेम खेलते हैं यहाँ, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और वहां पे लेट्स प्ले द गेम फर्स्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। x एक डालने पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 0 डेफिनेटली इंटीजर है। तो अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं x को 0 डालूं यहाँ पे तो ये भी इंटीजर हो गया, ये भी मेरा काम बन गया, राइट। ठीक है, तो 0 जो है वो वैलिड एलिमेंट है। अगर मान लो मैं x को सपोज में मतलब 1 वैलिड है, अगर मैं x को 2 डाल दूं और देखो 2 डाल के देखें तो ये 8 माइनस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। मतलब ये 4/5 आएगा और यहाँ पे मुझे लग गया थप्पड़। मतलब x2 डालने पे मेरा काम बना ही नहीं। फिर मान लो अगर x में 3 डालने का प्रयास करूंगा तो 27 माइनस 9 प्लस 2 बाई 7 आ गया। ये तो भाई 20/7 आ गया। फिर से मुझे थप्पड़ लग गया। तब ऐसे क्या मैं सीखूंगा थप्पड़ खाते खाते, या फिर एक स्टैंडर्ड अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलो इसी गेम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और देखो कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूबिक वाला चीज है उसको रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं x³ माइनस 3x प्लस 2 बाई 2x प्लस 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से मतलब अगर मेरा मकसद है मैं 2x प्लस 1 को ऊपर में देखना चाह रहा हूँ, तो अगर मान लो मेरा मकसद 2x प्लस 1 टाइम्स कुछ यहाँ पे हो रहा होगा इनटू कुछ एक रिमाइंडर आएगा कुछ लीनियर टाइप का ax प्लस बी टाइप का, ax प्लस बी टाइप का, अगर वो डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 अगर हम कर दें तो शायद मेरा काम बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कट जाएगा और ये कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन मिलने वाला है और प्लस यहाँ पे एक लीनियर बनेगा। अगर मेरा ये जुगाड़ हो जाए तो अब देखो ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ,
तो मैं पक्का बोल सकता हूँ अगर x इंटीजर है तो ये क्वाड्रेटिक वाला बंदा इंटीजर होगा। कब होगा? अगर ये क्वाड्रेटिक भी इंटीजर टाइप के कोएफिशिएंट रखा रहा हो तो। अगर ABC इंटीजर नहीं है, सपोज ये हाफ हो गया, तो फिर गारंटीड नहीं है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ गया, अगर मैं 2x प्लस 1 इंटू क्या डालूं जो मेरा x क्यूब आ जाए, तो उसके लिए तो मुझे x स्क्वायर बाई 2 डालना होगा। अब ये इश्यू है। ये इश्यू क्यों है? क्योंकि अब ये बंदा को मैं गारंटीड नहीं बोल सकता हूँ ये इंटीजर होगा ही, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए अब मैंने क्या अप्रोच लिया, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डालता हूँ जो 2x प्लस 1 से आसानी से डिवाइड हो जाए, ठीक, आसानी से डिवाइड हो जाए। तो अब देखो बच्चों, अगर ये मेरा इंटीजर है, ये पूरा बंदा अगर खुद इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी इंटीजर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 8x क्यूब, अगर मान लो ये 5 है तो 8 इंटू 5 भी इंटीजर है, तो 8x क्यूब माइनस 24x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 को भी हम प्रेम से इंटीजर बोल सकते हैं। अब सवाल है मैं 8 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? अब देखो, मैं 8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 8x क्यूब 2x का होल क्यूब है, तो 2x से आसानी से ये कट जाए, आसानी से डिविजिबल हो जाए, तो उस चक्कर में हमने काम किया। तो अब मैं अगर साइड में इसको डिवीजन करने का प्रयास करूं तो 2x प्लस 1, देख सकते हो 8x क्यूब लाने के चक्कर में मुझे कितना चाहिए? मुझे अब 4x स्क्वायर चाहिए, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 4x स्क्वायर भी आ गया, तो 4x स्क्वायर को किल करना है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ से तो 4x स्क्वायर प्रोड्यूस हो गया है। और 4x स्क्वायर को उड़ाने के चक्कर में 2x के साथ ही मुझे किसी को लड़ाना होगा, हेड ऑन कोलिजन करना होगा, तो वो कौन बन रहा है? -2x। ये आप समझ गए? देखो कैसे मैं लॉजिकली सोच पा रहा हूँ। यहाँ पे 4x स्क्वायर को उड़ाने के लिए 2x को एक में बंदा के साथ मिक्स कर दिया, तो अब मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पे देखो -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का गेम खत्म, और 4x स्क्वायर मेरा यहाँ आ गया। अब भूल चूक में मेरा -2x जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, और मुझे +16 कुछ लाना है उस टाइप का। तो अब आप बताइए यहाँ पे मैं क्या करूँ तो मेरा काम बन जाएगा? तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी कांस्टेंट सपोज लैम्डा ले लूँ, राइट, कुछ लैम्डा ले लिया, और ये एक्सप्रेशन को अगर मैं प्लस कुछ म्यू लिख दूँ तो क्या ये काम बनेगा? मतलब क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? अब मैं ऐसा क्यों लिखना चाह रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी ये जो यहाँ से मेरे पास लीनियर टर्म प्रोड्यूस होता है, तो अगर ये लैम्डा और म्यू के फॉर्म में है तो मुझे लैम्डा प्लस म्यू को होना होगा 16, और यहाँ से x का कॉफिशिएंट जो है वो 2 लैम्डा x और -2x हो गया, मतलब 2 लैम्डा -2 हो गया, जिसको -24 होना होगा। ऐसा मैं क्यों लिखा? क्योंकि अब मैं आसानी से, अगर ये मेरा म्यू कांस्टेंट है तो 2x प्लस 1 तो इंटीजर होगा क्योंकि x इंटीजर है, तो मैं आसानी से उसका फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट का फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। 2 लैम्डा मेरे पास हो गया -12, तो यहाँ से जो अपन के पास लैम्डा का वैल्यू जो आया, ठीक है, ये कितना हो गया? -22, सॉरी, 2 लैम्डा -22, तो यहाँ से अपन के पास लैम्डा का वैल्यू -11 है। देखो मैं ऐसे मैनिपुलेट किया हूँ, इसमें कुछ तुक्का उक्का नहीं लगाना है। जैसे ही आप लैम्डा -11 रखोगे तो -11 प्लस म्यू का वैल्यू 16 आ गया, तो म्यू तुम्हारा 27 हो गया। मतलब कहने का मतलब है 8x क्यूब माइनस 24x प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा, और लेमडा की जगह पे -11 रख दो, -11 और +27। अब मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, क्योंकि जैसे ही मैं इस पूरे बंदे को 2x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब मेरे हाथ में 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11 और 27/2x प्लस 11 1 बचा। अब तुम ध्यान देखना, मुझे अगर इसको इंटीजर करना है, x इंटीजर है और ये पूरे का पूरे बंदा इंटीजर है, तो अगर ये पूरा इंटीजर है तो ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी इंटीजर है क्योंकि x इंटीजर है, तो ये भी बिलोंग्स टू z है, तो इस पूरे को इंटीजर होना ही होगा। कब होना होगा? किस गार्जियनशिप पे? तो गार्जियनशिप तो है भाई x खुद इंटीजर है। अब बताओ 27 जो है उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 2x प्लस 1, वेर x इटसेल्फ इज इन इंटीजर, मतलब 2x प्लस 1 जो होगा वो किस बक्सा से आएगा?
या तो 2x प्लस वन 1 हो जाए, प्लस माइनस 1 हो जाए, प्लस माइनस 2 हो नहीं सकता है, नहीं तो 27 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है प्लस माइनस 3 हो जाए, नेक्स्ट है 27 का फैक्टर प्लस माइनस 9 हो जाए, नेक्स्ट है प्लस माइनस 27 हो जाए। इसके अलावा कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर 2x प्लस 127 को क्रॉस कर गया तो डेफिनेटली विल नॉट गेट एनी आंसर, राइट। सो लेट्स से इट्स 54, तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इंटीजर इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, जोरदार थप्पड़ मिलेगा आपको। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू देखूँ तो 2x जो है वो बिलोंग कर गया -1 प्लस -1, -1 प्लस -3, -1 प्लस -9 और -1 प्लस -27। तो x जो है वो 0 और -2/2, मतलब वो मेरे पास x 0 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 13 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, -14 हो गया। तो देखो इतने सारे वैल्यू जो है वो x जो है वो हमारा ले सकता है। तो कितना वैल्यू x ले सकता है हमारा, सच दैट वो पूरे बंदा क्यूबिक वो लीनियर इंटीजर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इसका जो है वो रिग्रेस सॉल्यूशन है। अब इसके अलावा x कुछ ले ही नहीं सकता है, और ये है पावर ऑफ मैथमेटिक्स जो आप मैथमेटिक्स के बल पे दिखा दिए। जो सेट ऑफ x जो है, जो कि इंटीजर के दुनिया से बिलोंग करेगा, कैसे बिलोंग करेगा, इस गार्जियनशिप के साथ जो ये पूरे बंदे को भी इंटीजर कर दे, तो x सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू लेगा, जो कि आप गेम खेल के बहुत ही मुश्किल था यहाँ तक पहुंचना। शायद आप पॉजिटिव में जाते और थक जाते 10 तक, 10 के बाद आप चेक ही नहीं कर पाते, राइट। तो फिर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कभी उसके बारे में बता ही नहीं सकते थे। तो ये जो आइडिया है ना, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ऐसे सवाल को आसानी से बहुत ही क्लेवर तरीके से जो है हम लोग हैंडल करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ, और ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत ही शातिर सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये बोल रहा है फॉर एनी इंटीजर एन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर एन, आपको प्रूव करना है जो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन 21 प्लस एन, 21 एन प्लस 4, ऐसे करो, 21 एन प्लस 4 बाई 14 एन प्लस 3 इज इरिड्यूसिबल, मतलब इज ऑलरेडी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मतलब क्या है, जैसे 2/3 ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है, अब फिर कॉमन फैक्टर लेके इसको और लोएस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन 20/15 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसको मैं 4/3 फिर से लिख सकता हूँ, मतलब और इसका कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ। मतलब कहने का क्या मतलब, हम कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर ला रहे हैं तो सॉल्यूशन में फिर से हम गेम खेलेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। तो लेट्स प्ले अंडरस्टैंडिंग, इसको फील बोलते हैं, क्वेश्चन को फील करते हैं। तो सपोज मैं n को 1 रख दिया, तो मेरे पास 25/17 आया, जो कि लोएस्ट फॉर्म में है। आप इसको अब कैंसिल नहीं कर सकते हो कोई कॉमन फैक्टर से। n अगर मैं 2 रख दिया तो कितना आया, 46 डिवाइडेड बाई 31, तो देखो फिर तुम कैंसिल नहीं कर सकते लोएस्ट फॉर्म में। n अगर मैं 10 रख दिया अचानक से, तो 214 डिवाइडेड बाई 143 आ गया। आप देख सकते हो ये 2 से ही डिविजिबल है, लेकिन ये तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये फिर अपने लोएस्ट फॉर्म में है, तो आपको प्रूफ करना है अगर मैं n 2026 भी रखूं तो कुछ आएगा गोलू बाई भोलू। अब इसको भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब ये खुद ही दोनों लोएस्ट फॉर्म में है। यही नहीं, अगर n में मान लो 20 26 20 27 20 28 इतना बड़ा नंबर रखूं, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए ये बता सकता हूँ ये हैश बाई स्टार जो होगा ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब मैं कोई भी यहाँ इसको मैं p टाइम्स कुछ गोलू और इसको कुछ p टाइम्स भोलू नहीं लिख सकता हूँ, वेयर p इज नॉट 1, ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता है जो आप कुछ कैंसिल कर सकते हो। अब सवाल है अब हम उसको कैसे करें। तो अब देखो अगर ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा होगा, अरे है नहीं। इसका मतलब ये चीज है जो मान लो 21, देखो कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं, ठीक है, कैसे हम सोचते हैं। तो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, TPD। तो 21n प्लस 4 कुछ नंबर रहा होगा, और 14n प्लस 3 कुछ नंबर रहा होगा।
अब मुझे प्रूव करना है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं जो कोई ऐसा नंबर p है ही नहीं, p एक ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इसको हम p टाइम्स समथिंग के फॉर्म में लिख दें और इसको भी p टाइम्स समथिंग के फॉर्म में लिख दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो अब हम करेंगे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, मान लो अगर हम इसको p टाइम्स ऑफ कुछ अल्फा के फॉर्म में लिख दिए, वेयर p और अल्फा जो है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर। सपोज 21 प्लस 4 को तो लिख ही सकते हैं, जैसे 25 एन 1 पे 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, p 5 है, अल्फा 5। ठीक है, जैसे 46 ही है उसको 2 इंटू 23 लिख सकते हैं एन 2 के करस्पॉन्डिंग, तो p 2 है, अल्फा 23 है और p 23 है अल्फा। और सिमिलरली अगर मान लो हम इसको भी लिख दिए 14 एन प्लस 3 को, सपोज फिर हम कुछ लिख दिए q टाइम्स ऑफ बीटा, मतलब p टाइम्स ऑफ बीटा, मतलब कॉमन फैक्टर मेरे पास p आ गया, वेयर p और बीटा भी पॉजिटिव इंटीजर। तो सपोज अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो क्लियरली हम देख सकते हैं 21n प्लस 4 माइनस 14n प्लस 3 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो इट्स पी टाइम अल्फा माइनस बीटा लिखा जा सकता है। अब चूंकि अल्फा माइनस बीटा भी इंटीजर है और पी भी इंटीजर है, तो ये RHS इंटीजर है। अब LHS तो देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n प्लस 1, तो 7n प्लस 1 इज पी टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अभी भी इससे कुछ खास फायदा मिला नहीं, क्योंकि आप बोल सकते हो ठीक है भाई, ये जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में तो बिल्कुल आ सकता है। अभी मेरे पास रेस्ट्रिक्शन जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब इट इज ऑफ लेस यूज। ये गलत नहीं है लेकिन इसका यूज नहीं कर पा रहे। अब सोचो तो हम कैसे यूज करें तो मतलब कंट्राडिक्शन आ जाए या फिर उस डायरेक्शन में हम चले, तो कुछ करके अगर हम n को भी यहाँ से गायब कर दे। अब तुम सोचो अगर यही टर्म नहीं रहता और यहाँ पे सिर्फ कुछ कांस्टेंट रहता, मान लो 2 रहता 3 रहता, तो हम वहां से आसानी से बोल सकते हैं जो भाई अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे जस्ट 1 इक्वल टू p टाइम्स ऑफ समथिंग रहता गोलू और दोनों इंटीजर है, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है p और गोलू को 1 और 1 हो जाए पॉजिटिव इंटीजर के वर्ल्ड में, या फिर -1 हो जाए। तो हम कुछ करके n को ही हटाने का प्रयास करते हैं, मतलब हम क्या ऐसा दो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट घटाने के बदले अब क्या करेंगे, जो हम 21n प्लस 4 को एक नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस सपोज एक दूसरे नंबर से 14n प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये करके मेरा यहाँ पे कुछ आएगा, देखते हैं उसको एनालाइज करते हैं। ऐसा मैं ये नंबर सोचूंगा हैश और स्टार, सच दैट मेरा ये लीनियर टर्म n वाला गायब ही हो जाए। तो अब देखो 21 का मल्टीपुल में 42 आएगा और 14 के मल्टीपुल में भी 42 आएगा, तो अगर मैं हैश को 2 रख दूं तो ये 40n प्रोड्यूस हो जाएगा और स्टार को 3 रख दूं तो 42 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 2 टाइम्स 21n प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स 14n प्लस 3 रख दूं तो मेरे पास 2p अल्फा माइनस 3p बीटा आया, मतलब p टाइम्स 2 अल्फा माइनस 3 बीटा आया। अब मेरे पास कहानी बन गया 42n प्लस 8 माइनस 42n माइनस 9 इज p टाइम्स 2 अल्फा माइनस 3 बीटा। अब देखो मजा आ गया, मतलब -1 जो है 8 माइनस 9 -1 बन गया 2 अल्फा माइनस 3 बीटा। यहाँ से एक बहुत ही शानदार सा रिजल्ट मिला p टाइम्स ऑफ दिस वन। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर 1 है, ये कब होगा, या तो p 1 होगा और ये भी 1 होगा, और दूसरा केस है दोनों -1 होगा, यही दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 1 ला सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा हाफ और 2 को भी ला सकते हो, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि मेरे पास p इंटीजर है और अल्फा बीटा इंटीजर होने के कारण ये भी, और यहाँ तक कि p पॉजिटिव इंटीजर है, तो ओनली पॉसिबिलिटीज p का जो है 1 है। लेकिन अब वो तो गलत हो गया, क्योंकि हम एज्यूम किए थे कि ऐसा कोई p एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव इंटीजर जो कि एक ना हो, क्योंकि अगर एक है तब तो ट्रिवियल हो गया, एक के अलावा कुछ होगा तब तो हम कॉमन फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब ये कंट्राडिक्शन हो गया, जो भाई हम मान के चले थे कुछ ऐसा है इस दुनिया में 1 के अलावा जो ऊपर नीचे दोनों को और डिवाइड कर देगा, जो लोएस्ट फॉर्म इसके अलावा भी और नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा मिला ही नहीं। इसका मतलब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो मेरा आंसर जो है वो लोएस्ट फॉर्म में ही रहे। आपको कैसा लगा ये सवाल, आप जरूर बताइएगा। अब हम तीसरे सवाल की दुनिया पे चलते हैं। ठीक है,
और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और शायद इससे भी आपको मज़ा लगे। तो बहुत ही सवाल जो है आप उस हिसाब से कर सकते हो। मेरा तीसरा सवाल डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन है और जिसको हम रिग्रेसली सॉल्व करने वाले हैं बाय समथिंग कॉल्ड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें मैं क्या करूंगा, आप मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ना आप चाइना जान रहे हो ना रिमाइंडर थ्योरम जान रहे हो, फिर भी कॉमन सेंस से हम कैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के आत्मा तक पहुंच जाएंगे। लाइक विल टच द सोल, द हार्ट एंड सोल ऑफ डीएनए ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम विदाउट एक्सप्लिसिटली यूजिंग इट। तो हम आपको पूरा लॉजिकली बताएंगे क्लास 10 के बच्चे के तरीके से कैसे इस प्रॉब्लम को रिग्रेसली सॉल्व किया। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। तो ये बोल रहा है लेट AP A comma D denotes an infinite arithmetic progression, infinite arithmetic progression with first term A, with first term A and common difference D, common difference D। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है AP। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको दे दिया, फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, 4 इंटरसेक्शन AP। पहला मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम से इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के फील्ड को 1,5 जो कि आसानी से बनाया जा सकता है और एग्जैक्टली जे एडवांस भी यही पूछा है, जस्ट एक हायर नंबर से। मैं उससे भी एक हायर नंबर पे इसको जनरलाइज में बताऊंगा आपको। 2, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है इफ दिस इज AP A, D, देन फाइंड ए और डी का। चलो सबसे पहले सवाल समझते हैं। तो ये बोल रहा है AP A, D जो है डिनोट्स इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस। तो पहले डिकोड करेंगे 3,4, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। तो 3, 7, 11, 15 ऐसा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना। दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बन रहा है मेरा 1 और 5 बन रहा है, मतलब ये 1, 6, ठीक है, 11 और उसके बाद कितना बन रहा है 16 एंड सो ऑन बन जा रहा है। तीसरा मेरा AP जो बन रहा है वो मेरा बन रहा है 2,3। तो फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 3 तो 5 जाएगा, नेक्स्ट टर्म 8, 11, 14 एंड सो। अब यहाँ बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो कॉमन टर्म मेरा मिला वो 11 है। तो इस तीनों के कॉमन टर्म्स अगर मैं कलेक्ट करूँ तो एक तो 11 हो गया। अब नेक्स्ट कॉमन टर्म मेरा कब आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका मतलब ये 4 के गैप पे जंप कर रहा होगा। लेकिन ये दूसरा वाला बंदा जो है वो 5 के गैप पे जंप कर रहा होगा, आप ध्यान से देखो। और तीसरा वाला बंदा अगर मेरे पास 3 के गैप से जंप कर रहा होगा। तो अब बताओ फर्स्ट टाइम अगर तुम लोग एक साथ अपना जर्नी स्टार्ट किए, ठीक है, तो कब जर्नी स्टार्ट किए 11 पे। अगर 11 पे स्टार्टिंग में ये तीनों मिला है, ऑल्दो टर्म्स अलग है, देखो ये थर्ड टर्म 11 है, यहाँ थर्ड टर्म 11 है, लेकिन यहाँ फोर्थ टर्म 11 है। तो नेक्स्ट टाइम कब आप मिलोगे, ये तो हुआ जो एक घंटी, एक बेल जो है एवरी 3 मिनट पे रैंक कर रही है, 4 मिनट पे, दूसरा बेल 5 मिनट पे और तीसरा 3 मिनट पे। तो जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल लेंगे तो फिर से एक बार मीट कर जाएगा एक साथ। बेसिकली आप ये देख सकते हो जो ये एपी का नेक्स्ट जो टर्म आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंसेस तीनों एपी का कॉमन टर्म 11 आएगा। नेक्स्ट टर्म कब आएगा, नेक्स्ट टर्म आप आराम से देख सकते हो, ये एलसीएम ऑफ 4, 5 और 3 आएगा जो कि 60 आएगा। मतलब नेक्स्ट जो है वो 77 पे मीट कराएगा, वो आप चेक कर सकते हो। ये 77 इस नंबर का भी हिस्सा है। कौन सा 77 टर्म आएगा, तो 77 इज A प्लस n-1 इंटू डी, आप एक बार चेक कर लो। तो ये 74/4 इज n-1, ओके। 74, सॉरी 71 आएगा, ये 71 आएगा क्योंकि 60 का गैपिंग चल रहा है। तो 71 अगर आएगा, अब इसी को मैं रिग्रेसली प्रूव करूंगा, ये तो तुक्का हो गया भाई, क्योंकि अगर मैं बहुत ही हाई नंबर दूं जो कि अभी मैं नेक्स्ट देने वाला हूँ,
तो आप तो फर्स्ट टर्म ही सपोज 100 से क्रॉस कर जा रहा है, तब तो आप समझ ही नहीं पाओगे, कितना टाइम लगाओगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं फील करवा दे रहा हूँ सब बच्चे को। देखो 71 इस AP का भी नंबर है, क्योंकि इट इज A प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ से 68/4 इज n माइनस वन, तो n का वैल्यू 1 प्लस 17, मतलब 18th टर्म जो है वो आ जाएगा। अब 71 इस मेंबर का भी हिस्सा है, सेकंड मेंबर का भी अगर आप देखोगे तो 71 इज 1 प्लस n माइनस वन इंटू 5, तो 70/5 जो है वो 14 प्लस 1 15 हो गया। ठीक है, तो 15 टर्म जो है वो यहाँ पे बनेगा। ऐसे ही इसका भी हिस्सा है 71, अगर थर्ड मेंबर बोलोगे 2 प्लस n माइनस वन इंटू 3, 71 आया। यहाँ से n माइनस वन टाइम्स 3 जो है वो 69 है, तो n का वैल्यू जो आ गया 1 प्लस 23 24। तो मतलब इस पहला AP का 18th मेंबर जो होगा, दूसरे AP का 15th मेंबर और तीसरे AP का 24th मेंबर, ये भी 71 होगा। फिर नेक्स्ट आप इसमें फिर 60 जोड़ सकते हो, ये कॉमन गैप, तो वहां से ये AP आ गया। मतलब यहाँ इस तीनों AP का जो कॉमन टर्म्स है वो भी एक AP में बन रहा है। अब आप सोचिए, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? नहीं। अब यहाँ पे आप लक्की थे जो AP में बन रहा है, क्योंकि GCD 453 का 1 है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है जो कॉमन टर्म आए ही नहीं इस तीनों में, तो मतलब AP इंटरसेक्शन जो है गारंटी नहीं है AP आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया गया था कि यहाँ पे AP आएगा। अब देखो, अब इसको जो है मेथड रिग्रेस सॉल्यूशन कोई बच्चा कैसे करेगा। अब ये नंबर थ्योरी के रास्ते बहुत ही बेसिक तरीके से, मैं बहुत ही बेसिक यूज करूंगा, कोई भी फैंसीफुल फॉर्मूला नहीं। तो देखो, पहला AP का कोई भी टर्म जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4s के फॉर्म में। तो जो भी नंबर मान लो इस तीनों AP में कॉमन है, तो सपोज x इज एन एलिमेंट फ्रॉम AP A1 इंटरसेक्शन AP में A2 बोलता हूँ एंड AP A3, तो वो x जो है उसको 3 प्लस 4s के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं उस नंबर को 3 प्लस 4s के फॉर्म में लिख दूं, लेकिन अब मुझे पता है वो नंबर जो है उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए, राइट। तो x जो है उसको तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो 1 प्लस 5t के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे सम s बिलोंग्स टू, मान लो यहाँ पे होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली सम t बिलोंग्स टू होल नंबर। अब तीसरे कंडीशन से s जो है वो 3t प्लस 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? कि वो तो 3t प्लस 2 के फॉर्म में आ गया, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है वो 3u प्लस 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर u बिलोंग्स टू, मतलब s को इस तीनों फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अब देखो, हम इसी का यूज करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि अगर हम x को 3 प्लस 4x में लिख सकते हैं और x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अपन इस दोनों का यूज कर लेते हैं। मतलब 3 प्लस 4s टाइप का नंबर जो है उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब 2 प्लस 4s वाले टाइप के नंबर को 5t के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप समझ गए ना? तो अब तुम ध्यान दो, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो मतलब कहने का मतलब है, जो हम s को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब आप सोचिए। तो देखो, 2 को खुद तुम लिख सकते हो 2 प्लस 5s माइनस s इक्वल टू 5t, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 माइनस एस इज 5 इंटू टी माइनस एस। अब t इंटीजर है और s इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं, जो 2 माइनस एस को कुछ 5 अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर अल्फा खुद इंटीजर। तो यहाँ से ये तो पक्का हो गया भाई, s को हम 2 माइनस 5 अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, 2 माइनस 5 अल्फा
के फॉर्म में तुम एस को लिख सकते हो, राइट। फिर अल्फा इंटीजर, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एस को हम लिख सकते हैं 2 प्लस, लेट से मैं अगर प्लस के फॉर्म में देखने जाता हूँ तो 5 टाइम्स माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा इंटीजर है तो माइनस अल्फा भी इंटीजर होगा, तो हम बोल सकते हैं एस को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5, सपोज फिर कुछ टी के फॉर्म में, वेयर हमें टी को माइनस अल्फा ले लिया, ठीक है। तो एस को चूंकि हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब मेरे पास फाइनली एस जो है एक्स, वो किस फॉर्म में लिखा गया, टी के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो एस जो है वो 3 प्लस 4 एस के फॉर्म में था, तो एक्स मेरा 3 प्लस 4 और एस के बदले 2 प्लस 5 टी के फॉर्म में लिखा, तो ऐसे ही हम प्ले कर रहे हैं बस, आप कैसे भी गेम खेलो बात बराबर होगा। तो 2 से ये 8 आया और प्लस 5 टी इंटू 4, ये मेरा 20 टी, तो ये 11 प्लस 20 टी के फॉर्म में होगा, टी खुद इंटीजर है, तो जैसा भी नंबर होगा वो 11 प्लस 20 टी के फॉर्म में तो होना ही चाहिए। मतलब नंबर एक्स जो है, मैं अभी सिर्फ इस दोनों इंफॉर्मेशन का यूज किया हूँ, पहला दो का, ठीक है। तो या तो 11 हो सकता है, नहीं तो 20, 11 प्लस 20 हो सकता है, नहीं तो 11 प्लस 40 हो सकता है। अब इसका यूज करके हम तीसरे को और टॉर्चर करते हैं। अब ये बोल रहे नहीं नहीं भाई, एस जो है वो 3u प्लस 2 के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर, तो मतलब 11 प्लस 22 यही नहीं, ये किस फॉर्म में जाना चाहिए मेरे पास, 3u प्लस 2 के फॉर्म में भी आना चाहिए, फॉर सम टी और u इंटीजर। अब देखो, अब यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं, तो अब अगर मैं टी पे रेस्ट्रिक्शंस लो, जो चलो भाई टी को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 11 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 प्लस 20 टी, ऐसा मैं क्यों लिया, क्योंकि और रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो 20 कॉमन 1 प्लस टी, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको जैसा मन हो ऐसे लिख सकते हो, आप यहीं पे डायरेक्ट लिख लो भाई, यहीं पे डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि यहाँ से 20 टी कितना आ गया, 3u प्लस 2 माइनस 11, विच मीन्स 20 टी जो है वो 3u माइनस 9 हो गया। अच्छा, यहाँ से 20 टी जो है वो मेरे पास 3 कॉमन u माइनस 3 हो गया। अब u माइनस 3 जो है वो खुद में एक इंटीजर है, ये बंदा खुद इंटीजर है, तो ये अगेन 3 टाइम्स कुछ बीटा हो गया, वेयर बीटा इज इंटीजर। तो अब देखो 20 टी जो है वो 3 बीटा के फॉर्म में है। अब अगर ये भी इंटीजर है तो टी जो है मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, क्योंकि 20 इंटू समथिंग अगर 3 का मल्टीपल है और 20 में 3 का मल्टीपल बैठा ही नहीं हुआ है, तो टी मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो टी जो होगा वो कुछ 3, मान लो एस, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 3 भी होगा, वेयर भी इज इंटीजर। अब मेरा अगर T3 भी है, ये तो पक्का हो गया, तो अब तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज हो गया। तो एस एक्स मेरा 11 प्लस किस फॉर्म में था, ध्यान से देखिएगा, 11 प्लस 20 टी के फॉर्मेट में था, और मैंने देखा टी जो है वो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो एक्स मेरा 11 प्लस 30 भी के फॉर्म में हो गया, भी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैंने क्या किया, इस तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज कर लिया, तो ये जो सॉल्यूशंस होगा उस तीनों को अब जस्टिफाई कर रहे हैं, इस तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मेरा सेट ऑफ सॉल्यूशंस जो आया वो ऑलवेज 11 प्लस 30 भी के फॉर्म में होगा, तो भी 0 पे 11 हो जाएगा, भी अगर मैं 20 इंटू 360 होगा, सॉरी क्या यहाँ बच्चों वाला मिस्टेक कर रहा हूँ, तो 60 भी में होगा, तो नेक्स्ट तुम्हारा 71 हो गया, नेक्स्ट तुम्हारा मेरा 131 हो गया, ठीक है, 191 हो गया, और ऐसे जो होगा ये पूरे आपको एपी का सेट मिल जाएगा। अब इसी प्रोसेस के दौरान आप देख सकते हो, अगर जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कहीं पे इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, मतलब कहीं पे आ जाए जो 3u जो है वो 7 भी आ जाए, तो अब u को v के फॉर्म में होना होगा, मतलब u को 7 का मल्टीपल होना होगा, लेकिन कोई और इक्वेशन से इस दोनों से ये आया, कोई तीसरा बोला नहीं भाई u7 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, तो आपको तो लग गया थप्पड़, मतलब ये तीनों इक्वेशन एक बार सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। अभी जो ये हम रिग्रेसली बताएं आपको, अब देखो यहाँ पे जो है वो सिर्फ हम डिवीजन थ्योरम का यूज किए, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर एक हो,
अगर मैं बी से डिवाइड किया हूँ, क्वेश्चन क्यू है, रिमाइंडर आर है, तो मैं ए को लिख रहा हूँ बी क्यू प्लस आर, फिर आर जो है वो 0 से लेके बी के बीच में ही, इनफैक्ट बी से छोटा होगा। तो ये मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और बेसिक डिवीजन का आइडिया जो है उसका बस यूज करके रिग्रेसली आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल है, जो जेई प्रॉब्लम जो होगा उसमें आप इतने करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका एक स्किप है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन यही एक्चुअली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, नॉट एन इंच मोर देन दिस। जो मैं अभी रिग्रेस सॉल्यूशन बताया हूँ, इसी को एक पैकअप करने का तरीके को हम लोग जो है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो आपके लिए, आप ये रिग्रेसली आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको छोड़ देता हूँ और आप खुद से बनाइएगा और आप बताइए होमवर्क में इसका आंसर क्या है, आप बिल्कुल कमेंट सेशन में डालिए। तो मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, एस ए कॉमा डी इज अ सेट ऑफ ए प्लस एन डी सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेरे बुक जो है रैंकर्स ब्लूप्रिंट, उसमें भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं इसी नोटेशन। डिनोट सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं S1 डिफाइन कर रहा हूँ, एस ऑफ 5,12। इनफैक्ट चलिए आपको जस्ट फाइंड करना है एस ऑफ 5,12 एंड एस ऑफ 11,18। तो अब मैं सेट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, 23,20, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है जो इस एलिमेंट में, मतलब इसके, अगर ये ए पी है तो कैन वी राइट दिस एज एस ऑफ ए प्लस डी। इफ वी कैन राइट देन व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी। अगर आप नहीं राइट कर सकते हो तो बोल दो ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर लिख सकते हो तो बताओ ये क्या पॉसिबल है। इसी में आप ये भी निकाल सकते हो, जैसे आप इसको, अगर मैं फर्स्ट को S1 बोलूँ, इसको S2 बोलूँ, इसको S3 बोलूँ, तो आप एज अ होमवर्क S1 इंटरसेक्शन S2 निकालो, जो बच्चे बेसिक मैथ्स कर रहे हैं। S2 इंटरसेक्शन S3 निकाल लो, S1 इंटरसेक्शन S3 निकालो, और फिर इस तीनों AP में देखो क्या कॉमन है। और ये जब आप निकाल रहे हो तो एक तो आप डायरेक्टली लिख के निकालो, और दूसरा है जो अभी जो मैं ये टेक्निक का यूज़ किया हूँ डिविजिबल एल्गोरिदम का, आप इसको फॉलो करके भी निकाल सकते हो, तो बहुत मजा आने वाला है। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है जेई एडवांस ने ये पूछा हुआ है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और मैं इस टाइप का कुछ यूनिक आइडिया जो है रिग्रेस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपके पास लाता रहूँगा। और जिन बच्चे को कोर्स लेने हैं, जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, या फिर जो नेक्स्ट ईयर या 2028 में तैयारी की है, जिनका सिलेबस फिनिश हो चुका है, तो वो 2 महीना का रिग्रेस कोर्स ले सकते हो। इसका कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपीज़ आएगा, ऑलरेडी मैं बोल दे रहा हूँ। उसमें टेस्ट सीरीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इंक्लूडेड होगा, और बहुत ही चीप प्राइस पे मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐप लॉन्च करने के बाद जो है इस कॉस्ट को और इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम लोग अगस्त में उसको लॉन्च करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर, और कैसा क्वालिटी और आपको समझ में आ रहा है ये बताइए। विल मीट अगेन सो, थैंक यू।